बट लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड किसी जनरल पॉइंट पे कैसे वेरी करती है, टॉर्क के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जान लिया था। आज बेसिकली आगे का थ्योरेटिकल पोर्शन है पूरा, जो कि आपको दिख गया होगा, इसलिए पहले से ही लिख रखा है और ये आपको याद करना है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक दो चीज़ें और रहती हैं, बोर्ड पर जगह कम थी इसलिए वो चीज़ कवर नहीं हो पाई है। वही मैं अगर टाइम रहा तो आज ही करा देंगे, वरना अगली क्लास में कर लेंगे, कोशिश करेंगे आज ही करने एक साथ है ना। वरना बस डोमेन वोमेन में कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इनका क्यों बनता है, वैसे वो चीज़ थोड़ी लंबी भी हो जाती है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। पहले जानते हैं कुछ टर्म्स के बारे में। ये 4-5-6 अलग टर्म्स है, जहाँ जहाँ पे स्टार मार्क लग रहा है वहाँ पे समझ जाना कि हमारे पास एक नई टर्मिनोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले आता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है बेटा? जब हमारे पास किसी वैक्यूम के अंदर कोई चीज़ मैग्नेटिज्म ला देती है, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम, जो वैक्यूम के अंदर है, एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इन इट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, मैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स आप कह सकते हैं। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। ये चीज़ हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पढ़ी थी बेटा, जब गॉस लॉ पढ़ा था। ऐसे यहाँ पर भी मैग्नेटिक इंडक्शन में है टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली थ्रू अ मटेरियल। याद है मैंने आपको बताया था एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल आता है, उससे कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं वो गॉस लॉ में आता था। यहाँ पर किस में आएगा? आपका मैग्नेटिक इंडक्शन में आएगा। नेक्स्ट है आपके पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ये हमारे पास H से डिनोट करता है। देखो इंटेंसिटी मतलब शक्ति, तो कितनी आसानी से या कितनी डिफिकल्टी से वो मैग्नेटाइज कर सकता है मीडियम को, वो उसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होती है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? H से। देखिए, एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल मीडियम, ठीक है। इट्स ऐसा ही मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय Ni, तो H की जो यूनिट होगी वो Ni। एक सॉलिनॉइड सपोज कर या टॉरॉइड सपोज कर, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे n, तो वो कितनी मैग्नेटाइजिंग कर पाएगा ये किससे पता पड़ेगा कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स कितना और कितना करंट आप दे रहे हो। बेसिकली इसी चीज़ पे तो मैग्नेटिज्म डिपेंड कर रहा था, तो Ni इसकी वैल्यू होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो इसका दिया जाता है वो दिया जाता है B = μ0 Ni, राइट। ये तो आपको पता है B = μ0 Ni होता है, तो हमने पढ़ लिया सिंपल। अभी पिछले क्लास में सब में वही पढ़ा है B = μ0 Ni, लेकिन इसकी जो है वो हम लोग लिखेंगे B0 इन टर्म्स ऑफ, अगर मुझे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी लिखना है तो B0 = μ0H हो जाएगा। तो यहाँ से H यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या सिंपल इंटेंसिटी बोल सकते हो, बार बार मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बोलने की जरूरत नहीं है। इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? B0/μ0, ठीक है। ऐसा यूनिट इसकी एम्पियर पर मीटर आती है, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ऐसा यूनिट आपको पता होनी चाहिए। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या है? H = B0/μ0। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है कहाँ? देखो, जो ये वाली वैल्यू थी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की थी, कितनी टेंडेंसी है, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब है कितना हुआ, उसकी टेंडेंसी कितनी थी, ये H है, और कितना हुआ ये M है। तो देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम लोग बड़े M से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ लिखा नहीं है ये, ठीक है। तो ये क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये मैग्नेटिक मोमेंट है, P लिखना चाहिए था मेरे को, M × 2L। मैग्नेटिक मोमेंट बताया ना आपको, कोई भी पोल स्ट्रेच मैग्नेटिक मोमेंट है। अब M यहाँ लिख दिया था, P लिख दो, कंफ्यूज ना हो तो। मैग्नेटिक मोमेंट, P इज द मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या था? पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। लेंथ ऑफ बार मैग्नेट कितनी ली थी बेटा हमने? 2L। तो इधर पोल की स्ट्रेंथ और 2L करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट। और वॉल्यूम को मैंने लिख दिया, अगर A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बार मैग्नेट, तो वॉल्यूम को मैंने एरिया इंटू लेंथ लिख दिया, और लेंथ तो 2L है, तो इससे ये कट गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? M/A, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, अगर सॉलिनॉइड का क्रॉस सेक्शन एरिया A है और छोटा n आपको बहुत डिटेल में बताया था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो ऐसे केस में मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा? ध्यान से सुनना, पर यूनिट वॉल्यूम बोला गया है। कहाँ पे डाउट था? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी,
किसी भी चीज़ की एबिलिटी कितनी है कि वो कितना मैग्नेटाइज कर सकता है, ठीक है, तो ये उसकी एबिलिटी हो गई। फिर वो सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ, वो उसकी इंटेंसिटी। क्लियर भाई, मेरी एबिलिटी कितनी है कि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं, मेरी एबिलिटी कितनी है कि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं, तो ये भानु फील्ड इंटेंसिटी। बट तुम्हारी औकात कितनी है कि तुम पढ़ सको, तो ये इंटेंसिटी ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है, समझ में आता है। सो ये कहानी हमारे पास थी। हाँ, मैं था कहाँ पर था, वहाँ पर था ना, वॉल्यूम ये वाला दोबारा बताया था मैंने। यहाँ पे था सोलेनॉइड में क्रॉस सेक्शन एरिया एन, इसे बताया था एन पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे था मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब समझा रहा था, वॉल्यूम मतलब अपॉन में भी है, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब वी बाय एल तो मैं भी कर दिया। एक मिनट को, पर यूनिट वॉल्यूम कैसे देंगे, देखो जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। वो मैं पर यूनिट वॉल्यूम बोला था मैंने, वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ था वो, अभी आएगा। देखो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा चुका आपको एन आई ए अपॉन में वॉल्यूम। बेटा एक्चुअल में क्या हुआ है, ये जो वॉल्यूम है ये पर यूनिट लेंथ, यानी कि आपके पास वॉल्यूम को भी लेंथ से डिवाइड कर दिया गया। अब जब हमने ऐसा करा तो हमारे पास वही है एरिया इंटू लेंथ, पर यूनिट लेंथ की बात चल रही है ना, तो अपॉन में एल लिखा, इसलिए कहानी होगी। समझ में आया। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई, एन की जगह एन आई ए कट गया तो ये बचा एन आई। तो ये इंटेंसिटी ऑफ किसकी आई, बी एम। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, म्यू नॉट इंटू एन आई। भाई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, तो बी एम की वैल्यू मान लेता हूँ म्यू नॉट इंटू एन आई। तो एन आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, एम इंटेंसिटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी एम इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एम। देखो यहाँ पे क्या आया था, बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच। ऐसे जो हमारे पास इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एम। तो एक है म्यू नॉट इंटू एच, एक है म्यू नॉट इंटू एम। एक जो हो रहा है, एक जो कर रहा है। पहला वाला एच जो है वो कर रहा है, दूसरा वाला जो एम है वो हो रहा है, ठीक है, वो मैग्नेटाइज हो रहा है, पहला वाला कर रहा है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनका सम, भाई बी एम प्लस बी एच कर देंगे, तो बी एम प्लस बी एच कर दीजिए। बी एच की वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट एच, बी एम की वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट एम। क्लियर है, म्यू नॉट कॉमन ले लीजिए, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, बी इज इक्वल्स टू, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या है मेरे पास, नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो कि सम होगा किसका, कितना हुआ कितना किया, एच प्लस बी। तो यहाँ से आता है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एम प्लस एच। मैग्नेटिक परमेबिलिटी कुछ भी नहीं है, मैग्नेटिक इंडक्शन टू दैट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी का रेशियो है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू बी बाय एच। ये इंटेंसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मल मैग्नेटिक मैंने आपको उस दिन ही बताया था, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों चीज़ों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक इंडक्शन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमारे पास क्या थी, एच, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, मैग्नेटिक इंड्यूस मैग्नेटिक इंडक्शन बी। तो म्यू जो कि हमारी परमिएबिलिटी होती है, परमिएबिलिटी तो पढ़ रखा है हम लोगों ने, म्यू वो कितना हो जाएगा, बी बाई एच। इसकी यूनिट टेस्ला पर एम्पियर पर मीटर, सॉल्व करेंगे तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसका डायमेंशन बेटा एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, वो आप सॉल्व कर लेना आराम से, है ना, अपने आप कर देना, मैं डायरेक्ट लिख दिया, तो क्या डायमेंशन तो आती है 12th क्लास में। नेक्स्ट है रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या होता है बेटा, किसी भी मीडियम में कितना परमिट किया है विद रेस्पेक्ट टू फ्री स्पेस या वैक्यूम में। तो देखो रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू दैट ऑफ अ फ्री स्पेस, यानी कि रिलेटिव परमिएबिलिटी। म्यू मतलब किसी मीडियम का और म्यू नॉट मतलब वैक्यूम। क्लियर है, ये तो हम पढ़ चुके हैं सर। ई आर इज इक्वल्स टू ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू, वहाँ पर पढ़ते थे रिलेटिव परमिएबिलिटी, वहाँ पे ही तो पढ़ी है, वही सेम है, बस वहाँ पे एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, म्यू से, और कोई भी अंतर इसके केस में बेटा नहीं है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है बेटा, इंटेंसिटी जो हमारे पास थी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसका रेशियो हमारे पास किसके साथ, ससेप्टिबिलिटी का ही है, ये रहा, कहाँ है आगे, हाँ ये। तो देखो
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, पहले आप देखो क्या होता है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू दैट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H, मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी यानी कि H, तो काई इज इक्वल्स टू m बाय h। m की यूनिट क्या थी, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, दोनों कट जाएंगे, सेम यूनिट है इसलिए इनकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। आप लोगों के पेपर में 2 नंबर में ये चीज पूछ सकता है, डेराइव अ रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। परमेबिलिटी हमारे पास म्यू है, ससेप्टिबिलिटी हमारे पास काई है। इसकी रिलेशन देखते हैं। देखो इसने बोला है अगर आप किसी लीनियर मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी में रख देते हैं, ठीक है, आपने रख दिया है, तो उसके अंदर अगर कोई हमारे पास मैग्नेटाइजेशन हो जाती है, देखो रख दिया है तो H, हो गई है तो M, और उसके साथ साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट M था, तो मैंने ये चीज लिख रखी है। अच्छा, अब जो B है नेट वाली, ये हमारे पास म्यू H हो जाएगी। म्यू मतलब जो हमारे पास वैल्यू क्या है, रिलेटिव वाली, रेशियो था यहाँ, ये वाली म्यू, ये वाली जो हमारे पास मीडियम की, तो मीडियम इज इक्वल्स टू मीडियम की। भाई मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी मीडियम में है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा वो भी तो उसी मीडियम का म्यू लूंगा ना। तो यहाँ पर ये वाला म्यू लिया है, तो इस B को लिख दिया मैंने म्यू H, बाकी मैंने कुछ चेंज नहीं करा। म्यू इंटू H, अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो तो H से H कट जाएगा, m बाई H, H को इधर डिवाइड में पहुँचाओ, H से H कट जाएगा, m बाई H, तो 1 प्लस m बाई H। अब आप लोगों का म्यू किसके इक्वल है, देखो म्यू नॉट इंटू म्यू आर के, तो इस म्यू को क्या लिख दीजिए, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। जब आपके पास म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा तो म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई, यही आपके पास आपका फाइनल रिलेशन होता है। क्लियर है, तो ये आपसे पूछा जाता है 2 नंबर। नेक्स्ट जो है ये आपके पास थोड़े से इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। इस साल जो बोर्ड्स के बच्चे हैं या पिछले साल जो बोर्ड्स के बच्चे थे या उससे पिछले साल, नहीं उससे पिछले साल वाले नहीं, इस साल, पिछले साल, पिछले साल, उन बच्चों की थोड़ी सी किस्मत ये खराब है कि सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का चैप्टर आप लोगों का कटा हुआ। हालांकि आप लोग तो इसको अच्छी बात समझते हो, बट जब आप कंपटीशन में देने जाओगे बेटा तो आपको सब चीज़ टेस्ट की जाएंगी आपकी, इसलिए ये ड्रॉबैक ही है। या तो वहाँ से भी हटा देते तो समझ में आता है, लेकिन अभी तक तो हटा है नहीं, तो वहाँ पर भी आप लोग पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़ते हैं, तो वो कमी यहाँ पर पूरी हो जाएगी, लेकिन पूरे चैप्टर की कमी तो पूरी नहीं हो सकती, है ना। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ये एक्चुअल में 3 टाइप के सब्सटेंस होते हैं जो हमारे पास मैग्नेटिज्म शो करेंगे। फेरोमैग्नेटिक भी फिर हमारे पास 2 टाइप के जाते हैं, एंटी फेरो और फेरीमैग्नेटिक। वो सब हम लोग देख लेंगे, टाइम रहा तो कर लेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इसमें अब डोमेन थ्योरी पढ़ाऊंगा, इसकी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, तब मैं आपको एंटी फेरो और फेरी में डिफरेंस बताऊंगा। लेकिन आज के लिए आप लोगों का ओवरऑल पूरी थ्योरी है, और ये आपको इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस बताऊंगा मैं, क्योंकि एक एक कराता वो थ्योरी ज़्यादा लंबी लगती है, कंपैरिजन करने में चीज़ें आसान है। डायामैग्नेटिक की बात करेंगे तो देखिए, दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। देखो फीबली रिपेल्ड, फीबली मतलब होता है बहुत ही कम, बाय मैग्नेट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। क्या मतलब है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही होगी तो वो रिपल्शन इस डायरेक्शन में। दे आर फीबली रिपेल्ड, अट्रैक्ट तो होते ही हैं, होते हैं, बट उसको हटाकर डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिखते हैं, दे आर फीबली, बहुत ही माइन्यूट रिपल्शन शो करते हैं। जिस तरीके से हमारे पास डायामैग्नेटिक फीबली रिपेल होते हैं, ये वाले फीबली अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में अट्रैक्ट होते हैं। दे आर नॉट अट्रैक्टेड वेरी मच। कौन से वाले, पैरामैग्नेटिक, लेकिन अट्रैक्शन शो करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेम केस फेरोमैग्नेटिक के साथ भी है, लेकिन दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, और किस डायरेक्शन में, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या याद रखना है, वीकली रिपेल्ड, वीकली अट्रैक्टेड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। पहला पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे पास है, अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बेटा
नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है अगर आपके पास किसी मैग्नेट का चौड़ाई पतलाई कम है, ऐसे दे रखा है, बहुत चौड़ा है फिर कम है, तो ऐसे केस में जब आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो एक जगह से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा आ रही होगी, एक जगह से मैग्नेटिक फील्ड कम आ रही होगी बेटा, यही तो कहानी होगी। जब आपके पास नॉन यूनिफॉर्म होगा तो किसी जगह से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, किसी जगह पे कम है। तो देखो क्या कहता है कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दे टेंड टू मूव स्लोली फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये हमारे पास मूव तो स्लोली करेंगे, लेकिन कहाँ से करेंगे, वीकर टू स्ट्रॉन्ग, यानी कि जहाँ से कम है वहाँ से जहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर मूव करेंगे। वो मूव तो इसकी तरह करेंगे वीकर टू स्ट्रॉन्गर, बट बहुत जल्दी कर जाएंगे। ये किसकी कहानी है, नॉन यूनिफॉर्म की, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म की। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो कहाँ मूव करेंगे, सेम कांस्टेंट रहेगा वो चीज़, ठीक है, बस हाँ मूवमेंट का स्पीड क्विकली हो जाएगा, लेकिन वीकर और स्ट्रॉन्गर वाला केस नहीं रहेगा यूनिफॉर्म केस। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है अ फ्रीली सस्पेंडेड डायमैग्नेट। अगर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और आप एक डायमैग्नेट को छोड़ देते हो तो वो उस मैग्नेट के परपेंडिकुलर, सपोज इसे डायमैग्नेट और आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, अब आपने इसे धागे से अगर फ्रीली लटका दिया है, ऐसे ऐसे घुमा दिया है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कैसे कर दिया है, तो जो आपके पास डायमैग्नेट होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को केवल पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में देखेंगे तो दे विल अलाइन देमसेल्फ पैरेलल टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जो नेक्स्ट डिफरेंस था ये था। नेक्स्ट है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी, ठीक है, और उसके बेसिस पर हमारे पास इनकी वैल्यू होती है, किसकी ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, रेशियो ऑफ m/h, लिखा होगा कहीं पे, मेरे को मिल नहीं रहा, हाँ वो लिखा, ठीक है। तो ये रहा ससेप्टिबिलिटी, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू दैट ऑफ, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आती है, देखो जो हमारे पास वैल्यू आती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की फॉर केस ऑफ डायमैग्नेटिक, ये नेगेटिव रहती है, बहुत ही छोटी, नेगेटिव में भी बहुत बड़ी नेगेटिव नहीं, बहुत ही छोटी और लेस देन 0, ठीक है। देखो इट इज़ नेगेटिव, -1 से बड़ी होगी, 0 से छोटी होगी, ठीक है। ये पॉजिटिव तो होगी लेकिन छोटी में, 3, 4, 5 यहाँ तक हो, इसकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होगी, 0 से तो बड़ी होगी पर छोटा नंबर होगा, उसकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जिस जगह पर रखा गया है उसकी परमेबिलिटी क्या है। परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे पास डायमैग्नेटिक फील्ड का जो मीडियम होता है उसका परमेबिलिटी, उस म्यू क्या है हमारे पास, परमेबिलिटी, वो हमारे पास कम होती है एज दैट ऑफ म्यू नॉट, यानी कि वैक्यूम के मुकाबले इसकी हमारे पास ज़्यादा होती है और इसकी बहुत ज़्यादा होती है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस टेम्परेचर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं शो करते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक रिलेशन ये भी आ जाता है, काई एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t है बेटा। अब आपके पास यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है c, इसे कहते हैं क्यूरीज कांस्टेंट। तो काई एम इज इक्वल टू c/t, टी टेम्परेचर, ठीक है। ये ऐसे वेरी करते हैं, ये कॉम्प्लेक्सली वेरी करते हैं, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं, और इसका काई 1/t-t, चेंज इन टेम्परेचर के साथ, ठीक है, कोई भी टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर वैसे, ठीक है। तो ये आपके पास वहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है m चेंजेस लीनियरली विद h, यानी कि m और h का ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा। इसमें भी होता तो लीनियर है, लेकिन कुछ समय के बाद हाई टेम्परेचर पर या फिर लो टेम्परेचर पर और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या होता है, सेचुरेशन आ जाता है। तो पहले तो लीनियरली वेरी कर रहा है, फिर कुछ समय के बाद जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग आएगी या फिर लो टेम्परेचर कर देंगे तो सेचुरेशन आ जाएगा। इसमें हमारे पास क्या है, नॉन लीनियरली वेरी करेगा और बाद में सेचुरेशन, यानी कि सेचुरेशन तो आएगा पर ऐसे, ठीक है। ये कहानी समझ में आ गई। और इस केस में क्या है, डायमैग्नेटिक के ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बी वेक्टर शोज नो हिस्टेरेसिस। बेटा मैंने आपको हिस्टेरेसिस अभी पढ़ाया नहीं है, पर मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया था 9th चैप्टर में हिस्टेरेसिस कर्व, जो सॉलिड स्टेट था।
वहाँ पे क्या था, जब स्ट्रेस और स्ट्रेन पड़ रहा था, जो हाँ जो आपका सॉलिड था या मटेरियल मीडियम था वो अपने पाथ को रीगेन नहीं कर पाता और उसके अंदर कुछ हिस्टेरेसिस आ जाता है। ठीक है, तो जो इसका ग्राफ बनता है टेम्परेचर के साथ, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले तो ये देखो, अगर ये वो पॉइंट दिया तो नेगेटिव होती है ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक की, तो बेटा इसका नीचे बनेगा काय वर्सेस टी का जो टेम्परेचर का ग्राफ बनेगा वो इसका ऐसे बनता है, इसका डायमैग्नेटिक का। इसकी बात करो तो ये इन्वर्स रिलेशन था, काय वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ इन्वर्स रिलेशन कैसे बनता है, ऐसे बनता है। फेरोमैग्नेटिक का कैसे बनेगा बताइए, फेरोमैग्नेटिक का हिस्टेरेसिस कर्व आएगा, इसमें बी और एच का ग्राफ बनता है वैसे तो, और इसमें हिस्टेरेसिस कर्व आएगा, ये हुआ ऐसे, और ये जो कर्व है ये इसमें हिस्टेरेसिस कर्व। ठीक है, तो ये हिस्टेरेसिस कर्व के बारे में और डोमेन के बारे में मैं एक बार लास्ट में भी आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है आपके पास बी वेक्टर शोज नो हिस्टेरेसिस, यानी कि लैग कोई चीज़ बिहाइंड नहीं करती, ना इसमें लैग करती लेकिन उसमें लैग करती है। इसमें जो डायमैग्नेटिक होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, इसमें भी आपको तीनों फॉर्म मिल जाते हैं, लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो आपको केवल और केवल जनरली सॉलिड्स में मिलेंगे। इसके एग्जाम्पल आप लोगों के पास बिस्मथ, CuPb, सिलिकॉन, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। वाटर और NaCl बिहेव्स एज डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अभी हम लोग देखेंगे कैसे वेरी करते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपका देना है CuCl2 का, इसका याद रखना है CuCl2 का, बाकी तो NaCaO2 CuCl2 सारे लिख रखे हैं। ये एक्चुअल में STP पर है, ये STP पर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नहीं CuCl2 को छोड़ के बाकी जो तीनों लिखे। और यहाँ पर भी H2O NaCl छोड़ दो, इवन N2 भी, नाइट्रोजन भी हमारे पास कैसा बिहेव करता है, डायमैग्नेटिक। नाइट्रोजन 14 बॉन्ड और 14, हाँ नाइट्रोजन भी हमारे पास डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और ये सारे STP पर, लेकिन वाटर और ये वेरी कर जाते हैं। वो हमारे पास आयरन, कोबाल्ट, निकेल, एक मटेरियल है एल्निको। ठीक है, एल्निको हमारे पास मटेरियल, आयरन के ऑक्साइड होंगे तो ऑब्वियसली क्या बिहेव करेंगे, फेरोमैग्नेटिक। हाँ ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या बताना रह गया था, कुछ बता रहा था H2O का। हाँ देखो बेटा, H2O वाली जो चीज़ है मैं आप लोगों को यहाँ पर बनाकर दिखा दूँगा। ठीक है, एक्चुअल में जो H2O है उसको मैं दो बार केस बनाऊंगा। एक केस में जब वो बिल्कुल मैग्नेट के पास रखा है, लेट्स से ये नॉर्थ पोल है और ये लेट्स से साउथ पोल है। जब ये नॉर्थ और साउथ पोल आपने यहाँ पर रखा है तो आपका जो H2O का मॉलिक्यूल है इसका शेप इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अब ये वीकली रिपेल्ड होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। तो जब हमारे पास बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे तो जो बेटा हमारे पास H2O है वो मैग्नेटिक फील्ड के हटाने की वजह से चेंज भी आएंगे उसमें कुछ। वो चेंज क्या आएगा आइए देख लेते हैं। इसमें तो नॉर्थ साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही थी, अब देखो कैसे चेंज आता है। आपने क्या करा, नॉर्थ पोल को यहाँ रख दिया और साउथ पोल को आपने क्या कर दिया, दूर कर दिया। और उसके बाद जब आपने इस मैग्नेट वाटर को रखा तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो बेटा ऐसे डिस्टॉर्ट सा हो जाता है। ठीक है, यही मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम, बस जब आपने मैग्नेटिक फील्ड दूर कर दी, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ही जल्दी अफेक्ट होने वाले सब्सटेंसेस। ठीक है, समझ में आता है। इनका एक वो भी बनता है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, अगर हम लोग सब्सटेंस रख देते हैं डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, तो कैसे बिहेव करते हैं आइए वो देखते हैं। लेट्स से मेरे पास ये नॉर्थ पोल है और लेट्स से मेरे पास ये साउथ पोल है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर आपने कोई भी एक डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा तो इसके पास से जो मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी ना वो इसके क्रॉस नहीं करेंगी इसको, या तो इसके ऊपर से जाना पड़ता है, वीकली रिपेल्ड होंगी, तो या तो इसके ऊपर नॉर्थ से साउथ पोल जाएंगी, ऐसे जाएंगी, इसके अंदर से नहीं जाएंगी। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा ये बताया जा रहा है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा, परपेंडिकुलरली अरेंज करेगा वो फ्रीली सस्पेंडेड डायमैग्नेटिक मटेरियल। मैंने इसको रखा, जब मैग्नेटिक फील्ड पास होगी उसकी वैल्यू कैसे आएगी, उसका जो डायग्राम आएगा वो कैसे आएगा, मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर से कोई मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं करेगी। हाँ, इस ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक मैग्नेट, तो इसके अंदर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं करती। नेक्स्ट, अगर मैं ये किसका आ गया, डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट मैं अगर किसका बना दूं, पैरामैग्नेटिक का, तो बेटा देखो पैरामैग्नेटिक के केस में जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से भी जाएंगी। ठीक है, बाकी नॉर्मल जो नॉर्थ साउथ था वो चलेगा।
तो ये किसका आ गया, पैरामैग्नेटिक। कुछ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इसके अंदर से जाती है, लेकिन ये इसी के नीचे बना है ना, डायमैग्नेटिक में ये वाला, इसके नीचे ये वाला, इसके नीचे ये वाला, ठीक है। और लास्ट जो हमारे पास आता है बेटा वो क्या आता है, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक का हमारे पास सब्सटेंस आता है, अगर मैं उसको नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखूँ और यहाँ पर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, तो बेटा जो जा रहा है वो जाएगा और इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा लाइन्स, क्योंकि ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, तो इसके अंदर से ही पास होती जाती है, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक के अंदर से कोई चीज़ नहीं जाएगी, पैरामैग्नेटिक से थोड़ी थोड़ी जाएंगी और फेरोमैग्नेटिक से बहुत ज़्यादा जाएगी, ठीक है। ये कहानी थी आपके थियोरेटिकल पोर्शन की। इसके बाद आपका बेसिकली अर्थ मैग्नेटिज्म और बच रहा है, एक दो टॉपिक और बच रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली विद इन 2 क्लास हम लोग इस चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देंगे, है ना, क्योंकि वो जो वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर, टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर हैं, मैग्नेटोमीटर हैं, ये सारे हमारे सिलेबस में नहीं हैं और ना ही टफ, मतलब अगर एडवांस में कोई क्वेश्चन डालेंगे आप लोगों के लेवल पे, जिस लेवल पे आप तैयारी कर रहे हो उस लेवल पे तो कुछ भी नहीं डालेंगे, है ना। तो विद इन 2 क्लास होपफुली वी विल बी रैपिंग अप द चैप्टर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।